आंदोलन, ठीक है। हाँ, आज अपने को आगे चलना है। एक बार मुझे कॉपी दिखा दो एक बार। अच्छा, मीणाओं वाला हो गया। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो नॉर्मल तो लेना नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी आप बनोगे उसकी तैयारी करो, सबसे टॉप तैयारी हो गई। तैयारी का एक ही रूल है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली वो कवर करना ही करना है। अगर आपका छूट गया ना वो छूट ही जाएगा, और फिर एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए जिससे टॉपिक वाला क्वेश्चन सोल्व करते चले साथ ही साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। फिर आप दूसरा राउंड जब लगाओगे ना टॉपिकों का, दूसरा राउंड लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पढ़ने में जल्दी आसानी हो जाएगी। और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को जितनी स्पीड में पढ़ सकते हैं, किताब उतनी स्पीड में नहीं पढ़ सकते। ये आप चीज़ रखना, तो अपने नोट्स को ऐसे रखना है कि आंखों के आगे की इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगे। बाकी अपने को सिलेबस पहले जल्दी कवर करना है, क्योंकि सिलेबस नहीं होगा तो फिर अपन टॉपिक को सोल्व कैसे करेंगे। फिक्स चीजें, हिस्ट्री की कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, कहां से कम आते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले करवाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा फोकस है। तो चलिए अपन बात करें जनजातीय आंदोलन की। ये तो चल रहा है अपना टॉपिक, जनजातीय आंदोलन। और अगर आप सॉल्यूशन करोगे प्रैक्टिस बुक लेकर, तो ये भी फिक्स है कि आपकी समस्या आएंगी, तभी तो आप यहाँ आओगे पूछने के लिए। पूछोगे नहीं तो समस्या दूर ही नहीं होंगी। जनजातीय आंदोलन, मैंने आपको पहले फैक्ट लिखवाए कुछ जनजातीय आंदोलन के। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया एक तो जाजपुर के मीणा, यानी मीणाओं के दो आंदोलन लिखवाए होंगे मैंने, मीणा आंदोलन। और जो मीणा आंदोलन है जाजपुर के मीणा और एक कांके मीणा लिखाए मैंने जयपुर के। कांके लिखवाए थे, इन दोनों को अपन पढ़ चुके हैं। जाजपुर को आप नहीं याद करोगे तो कोई लोड वाली बात नहीं, जाजपुर का भी पेपर में आया ही नहीं। जाजपुर के मीणाओं में बस इतनी सी बात है, जाजपुर के मीणा जो थे ये कौन सी रियासत के अंतर्गत आते थे? मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। इन मीणाओं ने विद्रोह किया और विद्रोह के बाद सबसे फेमस जो विद्रोह है वो जयपुर, और जयपुर के मीणाओं में भी फिक्स चीजें। जयपुर में जो मीणा जाति आंदोलन किया एक तो आपको 1924 में सरकार द्वारा कौन सा एक्ट लगाया गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा एक्ट लगाया गया था? इसके दौरान मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या घोषणा की गई क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में? यानी मीणाओं को कौन सी जाति का दर्जा दिया गया? आपराधिक जाति, यानी आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया। 1930 में जयपुर सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? जरायम पेशा कानून। देखो एक बार कॉपी में लिखवा क्या? जरायम पेशा कानून में मैंने क्या लिखवाया? 25 साल की जो एज हो चुकी है उनमें लेडीज हो, जेंट्स हो, मीणाओं का, उसे नजदीकी थाने में क्या करने होंगे? हस्ताक्षर, अपनी हाजिरी लगानी होगी। इन एक्टों के खिलाफ मीटिंग की गई और मीटिंग के तहत एक तो आता मीणा जाति सुधार समिति। बताओ लिखवा किया गया, मीणा जाति सुधार समिति कब बनाई, किस किस के द्वारा बनाई ये बताओ आप। देखो लिखवा के नाम, नहीं नहीं वो तो केवल सभा हुई थी। आप देखो 1924 के जस्ट नीचे लिखवा रखा होगा, छोटूलाल, जवाहरराम, माधवराम। देखो एक बार जस्ट 1924 के सेक्ट के नीचे लिखवा रखा होगा, ठीक है। इसके द्वारा तो 1944 में नीम का थाना में सभा की गई थी और उसमें इस दोनों एक्टों के खिलाफत की गई थी। फिर मैंने आपको बताया अखिल भारतीय मीणा जाति सभा का आयोजन 1942 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में जिनमें भाग लेने कौन कौन गए? बिरती चंद और सूतालाल मीणा, ठीक है। ये चीजें अपने को पढ़नी है मुख्यतः। और इस समिति का एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, इसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, आपको पता हो तो, बंसीधर। बंसीधर। और एक मैंने आपको बताया था 1945 में श्री माधोपुर में इसकी सभा हुई, जिनमें कर ना देने का ऐलान किया गया, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने 1952 में ये समाप्त कर दिया, जबकि जयपुर सरकार ने तो 1940 में बंद कर दिया था। ये लिखवा रखा है। ये चीज अपन पढ़ चुके, तो अपने को यहाँ फोकस करना जयपुर के मीणा जनजातीय आंदोलन पे। अब अपन आगे बात करेंगे और आपको जैसा कि पता है अपना जो अगला स्टेप रहेगा वो अगला स्टेप रहेगा भील जनजातियों का। इंपोर्टेंट तो भील है भाई, मीणाओं के क्वेश्चन आए ना, लेकिन भीलों में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछली बार भी आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत का, तो पिछली बार का भी देखोगे, हर बार का ही ये ट्रेंड है, इस टॉपिक से क्वेश्चन भीलों का जरूर आता है। अब यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने पहले तो, फिर उसको अपन ऑपरेशन करेंगे। भील जनजाति के आंदोलन, भील जनजाति के आंदोलन, भील जनजाति के आंदोलन, इसको समझेंगे। भील जनजाति के आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें तो पहले तो आप ये बताओ भील जनजाति मिलती कहां है? भील जनजाति का एक क्राइटेरिया क्या है? जैसे मान लो राजस्थान है पतंगाकार, और राजस्थान का ये वाला जो दक्षिण का जो इलाका है ये भीलों से आच्छादित है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, ये वाला पूरा इलाका आ जाता है। लेकिन मुख्यतः जो भील थे वो बागड़ क्षेत्र के माने गए। मुख्यतः भील कहां के माने गए? बागड़ क्षेत्र के। पहले मैं आपको छोटा सा स्टेप बताता हूं इसका, जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आपके पास 2 ही मिनट है और 2 मिनट में आपको जनजातीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन सोल्व करने, तो शॉर्ट फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या याद करना है? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं भीलों का निवास, भीलों का निवास, और भीलों का निवास स्थान अगर हम बात करें राजस्थान में, तो भीलों का निवास स्थान है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये पूरा दक्षिणी राजस्थान हो गया, सिरोही, ये पूरा इलाका हो गया भाई, जिसके लिए मैं आपसे कह सकता हूं ये वाला इलाका है, इस वाले इलाके में भीलों का जमावड़ा है। अब मैं जो आपको आगे बता रहा हूं, देखो आपके पास मैंने कहा 2 ही मिनट है आपके पास, और 2 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन याद करने। चित्तौड़ भी है लेकिन चित्तौड़ का महत्व कम है, मुख्यतः बागड़ के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चलिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 ही मिनट है और जनजातीय आंदोलन पूरा पढ़ना है आपको, तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप मीणाओं को छोड़ दीजिए, आप भीलों पे फोकस कीजिए। इसके मैं 2 भाग बना देता हूं कि भील आंदोलन के 2 भाग हैं, 2 टाइप के भील आंदोलन थे। इनमें एक भाग तो अपन बनाएंगे भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, पहला एक आंदोलन तो कहलाता है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन को अपन लासड़िया आंदोलन, लासड़िया आंदोलन, ये आप ध्यान रखोगे। एक आंदोलन का तो नाम है भाई भगत आंदोलन, और भगत आंदोलन में अपन विस्तार बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको 2 मिनट में टॉपिक पढ़ना बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन आता है इसका नेतृत्व बताओ कि भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन था, तो यहां से सोल्व हो जाएगा गोविंदगिरी। गोविंदगिरी, ये सीधे सीधे सोल्व हो गया गोविंदगिरी। आपसे फिर पूछा जाएगा अगर गोविंदगिरी है तो गोविंदगिरी की जाति कौन सी है? ये जाति है बंजारा। जाति कौन सी है भाई? बंजारा। एक तो आप ध्यान रखोगे बंजारा जाति, इनका जो संबंध है वो किस जाति से? बंजारा। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोविंदगिरी। जाति कौन सी है? बंजारा। इस आंदोलन से संबंधित एक कांड है, एक कांड याद रखना है आपको। क्या हुआ? गोस्वामी कहते हैं, तो आपको आज के बाद बंजारा याद रखना है पेपर में। बंजारा गोस्वामी तो नहीं होते, लेकिन ये बंजारा गोविंदगिरी। यहाँ एक कांड आपको याद करना है, मानगढ़ कांड। मानगढ़ कांड 1913। अब आपसे सीधे सीधे से पूछ ले कि मानगढ़ कांड का संबंध कौन से आंदोलन से? तो भगत आंदोलन से। कौन से आंदोलन से हो जाएगा? भगत आंदोलन। यहाँ 2 संस्थाएं, 2 नाम याद रखने हैं आपको, 2 चीजों के नाम याद रखने हैं। एक तो याद रखनी है संप सभा, शंप सभा 1883 में, और एक याद रखना है भगत पंथ 1911 में। बस ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये सोल्व भी हो गया। अब आप मुझे बताओ इस पूरे 2-3 पॉइंटों को पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे आपको? कितने मिनट लगेंगे? 1 या 2 मिनट में पढ़ सकते हो। भगत आंदोलन नेतृत्व करता कौन है? अरे कौन है? अच्छा, जाति कौन सी इसकी, और कौन सा कांड संबंधित है? मानगढ़ कांड। कब हुआ है भाई ये? कितनी संस्थाओं के नाम पढ़ेंगे इसमें? 2। संप सभा 1883, भगत पंथ 1911। इसके बाद में आपसे दूसरा आंदोलन, एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन,
और एक ही आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें तो एक ही आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, इसका नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत, नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत, ये आप ध्यान रखोगे, मोतीलाल तेजावत। इसके बाद मोतीलाल तेजावत जी से लाइन याद रखोगे, इनकी जाति याद करनी है, दोनों की जाति इंपॉर्टेंट है, और इनकी जाति याद करोगे ओसवाल जाति। पहले जैन जाति बताते थे, लेकिन ओसवाल पेपर में आ रहा है आजकल, ओसवाल जाति। यहां संबंधित कांड है निमड़ा कांड, और निमड़ा कांड 1921, निमड़ा कांड 1921, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें अपन पढ़ेंगे। इसमें प्रसिद्ध घटना, और जो प्रसिद्ध घटना है वो है 21 सूत्रीय मांग पत्र। बस ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, 21 सूत्रीय मांग पत्र। ये तीन पॉइंट है जो ज्यादातर पेपर में फेमस रहते हैं। आपके पास टाइम कम है, आपको लगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, मैं टाइम नहीं मिला, बस आपको देखना है तो देखने में आप 2 मिनट में पूरा टॉपिक देख सकते हो। भगत आंदोलन और दूसरा कौन सा है, एक ही आंदोलन। मैं आपसे मानगढ़ कांड का संबंध कौन से आंदोलन से, भगत। निमड़ा कांड का संबंध किसे, एक ही से। मोतीलाल तेजावत का संबंध किसे, एक ही आंदोलन से। और मानगढ़ कांड का संबंध किसे, भगत आंदोलन। गोविंद गिरी का संबंध किसे, भगत आंदोलन। संप सभा का संबंध किसे, भगत आंदोलन। भगत पंथ का संबंध किसे, भगत पंथ से। और 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किसे, एक ही आंदोलन किसे है, मोतीलाल तेजावत से। मैं आपसे गोविंद गिरी जी की जाति कौन सी है, बंजारा, और मोतीलाल तेजावत की जाति कौन सी है, ओसवाल। पहले इसको शॉर्ट फॉर्मेट में एक बार बनाओ, कम टाइम में बनाना, अपने को टाइम ज्यादा नहीं लगाना। जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको कम टाइम में टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन वाला, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तो ये 2 मिनट में आपसे फिनिश कर सकते हो। ये अपने पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया, आप कम टाइम में सारा का सारा पढ़ सकते हो, जिससे कि क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, 2 मिनट में टॉपिक क्लियर कर सकते हो। लसाड़िया भी और लासड़िया भी एक ही है। और अभी प्रैक्टिस बुक जरूर ले लो, टॉपिक वाइज सारी सब्जेक्टों के आप क्वेश्चन सोल्व करते चलो, हैबिट हो जाएगी आपको। और जो भी बुक आती है उसमें पहले वाले सारे क्वेश्चन का कवर रहते हैं, जिसके कारण पहले क्वेश्चनों का भी आपको नॉलेज रहेगा। अगर 20% भी रिपीट होते हैं पेपर में तो वो आपके गलत नहीं होंगे। शायद यहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगी आपको, ये भी तैयार करवा रहे क्वेश्चन। और आपके नाम से जो पेपर हुआ है, इसका प्रैक्टिस पेपर हो, उसे कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, स्टार्ट हो जाएंगे शायद आपकी जल्दी। तो अपने पास टाइम 3 ही महीने, 3 महीने में अपने को सिलेबस भी करना है, पढ़ना भी है, पेपर पास भी करना है। प्री मेंस का देख लेंगे, मेंस में 6 महीने तो मिनिमम मिलेंगे, इस बार ही 6 महीने तो। सत्रह नवंबर इसकी आती है, उसकी नहीं आती। 17 नवंबर आगे आएगा, आगे विस्तार पढ़ेंगे एक एक से सबका। ये तो शॉर्ट फॉर्मेट बनाया मैंने कि आपको कम टाइम में पूरा टॉपिक पढ़ना है। अरे सॉरी, अभी आए नहीं तो एक जना ही था पहले, अभी 10 मिनट पहले टॉपिक खत्म ही हो जाएगा, इतना टॉपिक रह गया बस। टेस्ट देने को सीटी का पेपर देने गए होंगे तुम्हारे बैच में से भी, शायद लौट के किसी का कोटा सेंटर आया, किसी का कहीं आया। आपने नहीं दिया सीटी का? कहाँ आया था सेंटर आपका? राजमंद तो आसपास ही, लड़कियों का तो होम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर आ रहा है। लॉटरी निकालेंगे इस बार, जिसकी लॉटरी खुल गई उसका पास में, जिसकी नहीं खुली वो कोटा जा रहा है। नहीं बढ़िया, आपने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं भगत आंदोलन किसने चलाया है, तो एक ही आंदोलन किसने चलाया, तो मोतीलाल तेजावत। मैं आपसे गोविंद गिरी की जाति कौन सी है, बंजारा। मोतीलाल तेजावत की जाति कौन सी है, ओसवाल। इसमें कांड कौन सा है, मानगढ़। इसमें कांड कौन सा है, निमड़ा। मानगढ़ कांड कब हुआ, 1913। निमड़ा कांड कब हुआ, 1921। या कितनी चीजें याद करनी है आपको, 2 समसभा कब बनाई गई, 1883। भगत पंथ कब बनाया गया, 1911। और इधर 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किसे है, एक ही आंदोलन से। अब भगत आंदोलन से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्या हुआ था भगत आंदोलन में, चलेंगे आगे, बन गया हो गया, तो हो जाता है, कई बार नहीं चलता। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भगत आंदोलन, सबसे पहले अपन बात करेंगे भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन में कुछ चीजें अपने को गोविंद गिरी के रिलेटेड पढ़नी है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं भाई, भगत आंदोलन है तो भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो ये चीज ध्यान रखोगे। अभी मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं कि भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे गोविंद गिरी, लेकिन अब गोविंद गिरी से लेकर अपने को सारी चीजें निकाल कर लानी है, इनका पूरा परिचय पढ़ना है गोविंद गिरी का। अगर अपन गोविंद गिरी के रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनका फैमिली बैकग्राउंड याद करना है अपने को। जैसे मैं आपसे कहूं गोविंद गिरी जी का जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म हुआ था वासिया गांव। इनका जो जन्म है भाई वो गांव है बांसिया गांव, और बांसिया गांव स्थित है डूंगरपुर में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि गोविंद गिरी जी का जन्म कहां हुआ था, तो बांसिया गांव डूंगरपुर में। दूसरा मैंने जाति कौन सी बताई भाई, जाति कौन सी बताई थी, बंजारा। ये चीजें तो आपको याद रखनी है। दूसरा ऐसे बताते शादीशुदा व्यक्ति सामान्य घर से, सामान्य परिवार से, बंजारा जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन ये जब युवावस्था में थे, युवावस्था की बाल्यावस्था में विवाह हो गया, युवावस्था हुई, युवावस्था में इनकी पत्नी और इनका पुत्र दोनों अचानक से इंसिडेंटली अचानक से दोनों की डेथ हो गई। कि जब गोविंद गिरी जी युवावस्था में थे तो युवावस्था के दौरान इनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, और पत्नी और पुत्र की मृत्यु होने के कारण ये व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ मुड़ गया कि मेरा कोई नहीं रहा दुनिया में, मैं आध्यात्मिक की तरफ मुड़ जाऊंगा। लेकिन लोगों ने बताया कि आपको आध्यात्मिकता प्राप्त कहां से होगी, बिना गुरु के ज्ञान के आपको क्या कैसे क्या प्राप्त होगा, आपको गाइडेंस ही नहीं है। तब आध्यात्मिक के लिए इसको बताया गया कि कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी में एक व्यक्ति है राजगीर जी, और कोटा बूंदी में राजगीर नाम के व्यक्ति हैं, ये गुरु जी इनके पास ले जाइए, ये आपको पूरी तरह से आध्यात्मिकता का ज्ञान देंगे। तो तब युवावस्था में पिता और पत्नी और पुत्र के मरने के बाद जब ये गुरु जी की शरण में गए राजगिरी, और राजगिरी जी के द्वारा इनको आध्यात्मिकता का नॉलेज दिया गया, या आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया गया, इसके बारे में पढ़ाया गया, ये कह सकते शिक्षित किया गया। जिसके बाद इस नॉलेज को प्राप्त करने के बाद गुरु जी ने इनको टारगेट दिया कि आप जाइए, आप दुनिया में मेरी शिक्षा का प्रचार कीजिए, आप आध्यात्मिकता, सामाजिक सुधार, आप धार्मिक सुधार, इनमें लग जाइए। ये मेरा उद्देश्य है कि आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करके मेरी चीजों को आगे बढ़ाएं। और गुरु जी के कहने पर ये इन चीजों के उत्थान के लिए आध्यात्मिकता, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार को लेकर ये बिलो के एरिया में आए, यानी दक्षिणी राजस्थान बागड़ क्षेत्र में मेवाड़ में आए, और मेवाड़ में इन चीजों पर काम करने लगे। लेकिन ये व्यक्ति एक व्यक्ति से इंप्रेस था, और एक व्यक्ति जिनसे इंप्रेस थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
ये जिससे इंप्रेस थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती जी आए थे राजस्थान में 2 बार। आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कुल कितनी बार आए? 2 बार। कब कब आए? पहले 1865 में, दोबारा 1865 में पहली बार सरस्वती जी आए थे राजस्थान में करौली में, और दोबारा आए थे 1881 में भरतपुर में। कभी भी आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कुल कितनी बार आए थे? 2 बार। पहले कब आए थे? पहले सबसे पहले कौन से जिले में आए? दोबारा कब आए? दोबारा कहाँ आए थे? और इस दौरान ये पूरे राजस्थान भ्रमण के लिए निकले, और भ्रमण करते करते आगे उदयपुर। पता चला गोविंद गिरी जी को कि मैं जिससे इंप्रेस हूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, क्योंकि इन्होंने पहले बार स्वराज्य का पाठ दिया है, स्वराज्य नाम का शब्द दिया कि ऐसा राष्ट्र चाहिए जो स्वयं द्वारा निर्मित हो, और बुरे से बुरे स्वदेशी राष्ट्र से, यानी बुरे से बुरा स्वदेशी राष्ट्र है तो वे अच्छे से अच्छे विदेशी राष्ट्र से अच्छा है। इनके द्वारा पहली बार मत दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए है, ये पहली बार इनके द्वारा अंग्रेजी शासन में बोला गया था। और जब ये उदयपुर आए तो पता चला गोविंद गिरी जी को, और गोविंद गिरी जी को पता चला तो उदयपुर आए और इन दोनों की मुलाकात हुई। तब सरस्वती जी द्वारा गोविंद गिरी को बताया गया कि इस एरिया में सामाजिक और धार्मिकता में पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा, यानी शिक्षा का स्तर बिल्कुल लो लेवल का है, निम्न स्तर का, ना तो धार्मिक रूप से विकसित है, ना सामाजिक रूप से विकसित है, ना शैक्षिक रूप से विकसित है। तो सरस्वती जी को कहके जाते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू इनके लिए काम करे, या सामाजिक धार्मिक शैक्षिक स्तर को बढ़ावा दे, इन चीजों को आगे लेकर आए। और सरस्वती जी के कहने पर ये बताते हैं उदयपुर में इनसे मुलाकात, इनसे उद्देश्य लेकर गोविंद गिरी जी इन पर काम करने लगे, और इन्हीं की प्रेरणा से 1883 में उन्होंने स्थापना की थी शंप सभा की। कौन सी सभा हो जाएगी? अब मैं आपसे कोई आंदोलन का नाम क्या मान रहे हैं भाई? भगत। लेकिन इसका एक और नाम है लाशड़िया। कौन सा आंदोलन है भाई? अरे कौन सा है? लाशड़िया आंदोलन में कोई आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो गोविंद गिरी। कौन था भाई? जन्म कहां हो रहा है? ये कहां है भाई? जाति कौन सी है? कैसी अवस्था में थे? कितने लोग मर गए परिवार में? 2 पत्नी और पुत्र। किसकी तरफ मुड़ गए? किसी ने बताया कहां जाओ? किसके पास जाओ? कहां जाओ? किसके पास जाओ? क्या प्राप्त होगी? काय में उत्थान प्राप्त होगा, काय में नॉलेज प्राप्त होगी। तो गुरुजी किसको बना लिया? तभी कौन आ गए राजस्थान में? अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कितनी बार आए? पहले कब आए? कहां आए? दोबारा कहां आए? कब आए? 1881 में। कहां आए? भरतपुर में। उदयपुर में इनकी मुलाकात किससे हुई? उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है, धार्मिक पिछड़ापन है, तो इनके उद्धार की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। तो इन्होंने इनसे प्रभावित होकर एक सभा कौन सी बनाई? संप सभा, जो कब बनाई गई थी? 1883 में। अब आजकल क्या पूछा जा रहा है? एक का गांव कौन सा है भाई? अरे कौन सा है? जाति कौन सी है? गुरुजी कौन से हैं? बस ये 3 क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे मैटर में आपसे याद रखने। तो अगर ये चीजें अपने को आंदोलन की तरफ ले जाएंगी, और आंदोलन की तरफ ले जाएंगी तो क्या होगा? मेरे साथ बनाओ थोड़ा सा 2-3 लाइनों को। गुरु, राजगीर, और ये मूलतः जो निवासी थे वो थे कोटा बूंदी के। कोटा बूंदी के ये मुख्यतः यहाँ के निवासी थे गुरुजी। फिर मैंने आपसे कहा इनकी युवावस्था में किसकी मृत्यु हो गई? पत्नी और पुत्र की। तो ये किसकी तरफ मुड़ गए? आध्यात्मिकता की तरफ। लेकिन मैंने आपसे एक और चीज बताई कि मुझे ये बताइए कि इनके गुरुजी ने इनको जो शिक्षा दी, जो पाठ पढ़ाया, उसके बाद भी किस व्यक्ति से इंप्रेस बताए गए? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो राजस्थान में कुल कितनी बार आए थे? 2 बार। तो आप ध्यान रखोगे। तो ये पिता पत्नी और पुत्र मेरे पेपर में नहीं आता, अपने को फैक्ट की बात करनी है, सीधे सीधे सीधे। तो इनकी मुलाकात हुई भाई, इनकी मुलाकात हुई स्वामी दयानंद सरस्वती से। कहां हुई थी बता सकते हो आप? उदयपुर में, 1881 में। उदयपुर में, उदयपुर में इनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल। और इनके द्वारा, अब यहां रिटर्न आ जाओ, ये पर्सनल चीज होगी, अब यहां से अपन चलेंगे वापस। अब मैं आपसे कहूं सरस्वती जी से प्रभावित होकर, सरस्वती जी से प्रभावित होकर इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की थी? संप सभा। बिल्कुल, इन्होंने स्थापना की संप सभा की, संप सभा। और संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में। संप सभा का उद्देश्य, मैं आपसे कहूं, संप सभा का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक उन्नति लाना, यानी आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी इलाके में धार्मिक, सामाजिक और सुधार पर काम करना। तो इसका उद्देश्य स्थापना का, आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक स्तर में सुधार लाना। यह सरस्वती जी बता करके किस स्तर को बढ़ाइए इनके को। इसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो इनके द्वारा, अब मैंने आपसे कह दिया संप सभा की स्थापना की गई 1883 में, लेकिन मैं एक क्वेरी डाल दूं कि आरपी व्यास नाम का एक व्यक्ति, वो कहता संप सभा की स्थापना 1905 में हुई थी। एक ही विद्वान है जो इसकी टाइमिंग 1883 ना बताकर 1905 बताता है। तो ये क्वेरी इसलिए अपने को लिखनी है कि आरपी व्यास के अनुसार, आरपी व्यास के अनुसार संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना हुई, और वो हुई थी 1905 में। संप सभा की स्थापना 1905 में हुई थी। ये अपने को कैरेक्टर, दो चीजें एक साथ याद रखनी है। पत्नी पुत्र मरे, वो चीजें पेपर में नहीं आती, इसलिए वो केवल अपने को सुननी है। अपने को देखो 4-5 लाइनें, वो भी फैक्ट की हैं। फैक्ट यानी पेपर में आएंगी तो इन लाइनों में से ही क्वेश्चन बनेगा। एक तो गुरुजी पूछे जा रहे हैं आजकल कि गोविंद गिरी जी के गुरुजी कौन थे? राजगिर जी। कहां के थे भाई वो? अरे देख के बता दो। कोटा बूंदी के। तो आंदोलन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? दूसरा नाम, नेतृत्वकर्ता, जन्म कौन सा गांव है? बाशिया गांव। जाति कौन सी है? बंजारा। गुरुजी कौन है? राजगिर जी। कहां के थे? मुलाकात किससे हुई? कहां हुई? उनसे प्रेरित होकर कौन सी सभा बनाई? कब बनाई? आदिवासी क्षेत्र में क्या करना है? सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक स्तर में सुधार लाना। जबकि आरपी व्यास के अनुसार संप सभा कब बनाई गई? 1905 में। अब ये दो क्वेरी हैं, राइट आंसर यही माना जाएगा, लेकिन ये लेकर कभी आ जाएगा तो 1883 से नहीं मानेंगे, कौन सा मानेंगे? 1905 बनाई बात।
इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक सामाजिक शैक्षिक चीजों में सुधार लाना और सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जो कि जो एक ही आंदोलन पड़ेगा उसमें सामाजिक नहीं, उसमें वेट वेगा लाग बाग उनके खिलाफ, यानी जो सामंती शोषण था, जो आदिवासियों पर शोषण किया जा रहा था, उसके लिए एक आंदोलन किया गया था। दोनों के मोटिव अलग अलग आंदोलन के। गुरुजी पे इंपोर्टेंट लगा लेंगे कि गुरुजी बहुत आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि जिन्होंने आंदोलन किया उनके भी गुरुजी थे, तो इसलिए आएंगे पेपर में। तो चले नेक्स्ट। तो ये प्रक्रिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आंदोलन का मोटिव क्या है, आंदोलन क्यों हो रहा है, किस चीज को मोटिव बनाया गया गोविंद गिरी जी द्वारा आंदोलन के लिए? एक तो इन चीजों में तो सुधार लाना है, बाकी अगर हम बात करें तो जो बिलों का शोषण किया जा रहा था, उन बिलों के शोषण के खिलाफ भी आंदोलन था, जिसके कारण अब ये संस्था तो काम करेगी, गांव-गांव जाएगी, पूरे क्षेत्रों में सभा करेगी, जगह-जगह पंचायत करेगी, बिलों को समाज के रूप में उनको विकसित करेगी, सुधार के लिए उन्हें उपदेश देगी, धर्म के नाम पर उन्हें सुधार के उपदेश देगी, शिक्षा के स्तर में उनको बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह सभा करेगी। तो चीजें चल रही थी, लेकिन तभी ये बताते हैं कि शोषण के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा, और ये बताते हैं गोविंद गिरी जी द्वारा गोविंद गिरी जी द्वारा गोविंद गिरी द्वारा आंदोलन के लिए पंथ की स्थापना की गई, स्थापना की भगत पंथ की। इनके द्वारा एक स्थापना की गई, एक पंथ की भाई, इस पंथ को कहते हैं भगत पंथ। और ये भगत पंथ की जो स्थापना की गई वो 1911 में की गई। अब सारे लोग मुझे बात बताओ, संत सभा कब बनाई गई है? संत सभा कब बनाई गई? 1883 में। और भगत पंथ कब बनाया गया? भगत पंथ बनाया गया, और इसमें आंदोलन का जो केंद्र था, इसका उद्देश्य सामंती शोषण, भेंट बेगार, लागबाग के खिलाफ आंदोलन करना। तो आप ध्यान रखना, ये जो आंदोलन है बिलों पर सामंती शोषण के खिलाफ, बिलों पर सामंती शोषण के खिलाफ था, बिलों पर सामंती शोषण के खिलाफ आंदोलन, खिलाफ आंदोलन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको दो चीज अलग अलग कर दूं, अब आप अपने लेवल पे आंसर देंगे सारे लोग। मैंने इधर लिख दी संत सभा और इधर लिख दी भगत पंथ। क्या इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है? वो कॉमन क्या है भाई, कि दोनों का संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। कौन है भाई? गोविंद गिरी। लेकिन दोनों में क्या अंतर है इनके काम में? क्या चीजें जिनमें डिफरेंस कर सकते हो? भगत पंथ इसलिए बनाया गया और संत सभा इसलिए बनाई गई, क्या अंतर है इनमें? क्या उद्देश्य में क्या अंतर है? बिल्कुल, सभा है यानी जगह जगह पंचायत करेंगे गांव में, और आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक उत्थान की बात करेंगे, और भगत पंथ बिलों के पर जो सामंती शोषण हो रहा है उसके खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन। इसका मतलब तभी तो आंदोलन बनेगा, नहीं तो सभा कोई आंदोलन थोड़ी है। सभा आंदोलन है क्या? नहीं है। सभा तो क्या काम है कि गांव गांव जाएगी, पंचायत करेगी, लोगों को में जागरूकता पैदा करेगी, उनमें मोटिवेशन फैलाएगी। लेकिन भगत पंथ बनाया गया आंदोलन के लिए कि बिलों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और इसी दौरान अगर मैं आपसे ये कहूं भाई, ये प्रक्रिया चल रही थी, तो मैं आपसे कह सकता हूं भगत पंथ की स्थापना कहां की? तो इसकी जो स्थापना की थी, वो स्थापना की थी बेड़सा गांव डूंगरपुर, बेड़सा गांव। और जो बेड़सा गांव है ये स्थित है डूंगरपुर में, बेड़सा गांव डूंगरपुर में इसकी स्थापना की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे ये कहूं, गोविंद गिरी जी द्वारा आंदोलन का केंद्र किसे बनाया गया? गोविंद गिरी द्वारा आंदोलन का केंद्र किसे बनाया गया? आंदोलन का केंद्र बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखोगे, गोविंद गिरी जी द्वारा आंदोलन का जो केंद्र बनाया गया था वो बेड़सा गांव बनाया गया था, यानी यही बेड़सा गांव है जिस बेड़सा गांव से उन्होंने आंदोलन का सेंटर पॉइंट बनाया, बेड़सा गांव डूंगरपुर। अब यह प्रक्रिया चेंज होगी थोड़ी सी। अब देखिए इसको, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, पर आंदोलन कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? नेतृत्व करता कौन है? अरे कौन है? गांव कौन सा है? जिला कौन सा है? जाति कौन सी है? गुरुजी कौन है? जिले कौन कौन से गुरुजी है? कोटा और बूंदी। अच्छा, किससे प्रभावित थे? कहां मुलाकात की? इनसे प्रभावित होकर क्या बनाई? कब बनाई? उद्देश्य आदिवासियों में क्या करना? सामाजिक धार्मिक शैक्षिक स्तर में जगह जगह पंचायत करेंगे। लेकिन आरपी व्यास कहता है कब बना? 1900। फिर मैंने ये कहा सामंती शोषण देखा, तो सामंती शोषण के खिलाफ एक अलग से संगठन बना दिया, क्या नाम है? भगत पंथ। ये कब बना भाई? ये किसके खिलाफ आवाज उठाएगा? कौन से गांव में बनाया गया? अरे कौन सा गांव है? और गोविंद गिरी द्वारा आंदोलन का केंद्र कौन सा बनाया गया? बेड़सा गांव, यानी आंदोलन का केंद्र भी बेड़सा गांव है। अब मैं जो बता रहा हूं वो देखो। अब मुझे बात बताओ, गोविंद गिरी एक ऐसा व्यक्ति जो भीलों में उपदेश दे रहा है आध्यात्मिक सामाजिक और आंदोलन के प्रति उनकी आवाज उठाने में, तो भील उससे प्रभावित होंगे भाई, डेली पंचायत कर रहा है जगह जगह जाकर, तो भील इसको हीरो मानने लगे, और ये बताते इसके नेतृत्व में इनको गुरुजी मानने लगे। भील आप एक दूसरे भील जो थे इकट्ठे होकर गुरुजी कहने लगे। तो इन्होंने कहा एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे अपन, एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, एक पहाड़ी पर करेंगे, जिसे कहेंगे मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी यानी अपन बहुत एक बड़ी पंचायत करेंगे मानगढ़ पहाड़ी पर, जहां हम सामंती शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पंचायत होगी। तो मैं चाहता हूं कि सारे आदिवासी सारे भील इस मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे 17 नवंबर 1913 को। और 17 नवंबर 1913 पे गोविंद गिरी के नेतृत्व में सारे भील कहां इकट्ठे हुए? मानगढ़ पहाड़ी पर। आपसे पूछा जाए मानगढ़ पहाड़ी स्थित कहां है, तो बांसवाड़ा में। कहां स्थित है भाई? बांसवाड़ा में। और ये बताते हैं कि जब ये पंचायत कर रहे थे, तो जब जब बिलों के द्वारा पंचायत की गई है या राज्य में कई सभा आयोजित हुई है, वो हमेशा सरकार के खिलाफ आयोजित हुई है, सरकार के खिलाफ कोई प्लानिंग करने के लिए हुई है। तो जैसे ही यहाँ पंचायत कर रहे थे, मेवाड़ और बांसवाड़ा के सरकारी कर्मचारी पहुंच गए, और पुलिस कर्मचारियों ने इस भीड़ पर कर दी गोलीबारी, पहाड़ी पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इस पूरे कांड में ये बताते हैं, इस गोलीबारी में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और तब तक गोलियां चलाई गई, तब तक गोलियां खत्म ना हो गई। यानी जितने पुलिस कर्मचारी इतनी अंधाधुंध गोलियां बरसाई जब तक उनकी गोलियां खत्म ना हो गई। और इस घटनाक्रम में मारे गए कुल 1500 भील। कितने भील मर गए भाई? और 1500 भील बनने के बाद ये पहाड़ी हो जाएगा क्या? पहाड़ी नहीं लगाए बन जाएगा मानगढ़ कांड। पहाड़ी को काट दो क्या बन जाएगा? आज तक तो क्या था मानगढ़ पहाड़ी, लेकिन कितने मरे यहाँ? तो पहाड़ी की बजाय क्या बन जाएगा? मानगढ़ कांड। मैंने आपसे कहा किसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए? अरे कौन से के नेतृत्व में? कौन सी पहाड़ी पे? कब इकट्ठे हुए भाई? ये पहाड़ी कहां स्थित है? गोलीबारी करवाई, कितने भील मरे? लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मरने वालों की संख्या थी 100 मरे। ये सरकारी रिपोर्ट की एक सूचना है, और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मरने वालों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100। लेकिन यहाँ बात करते हैं, यहाँ गोविंद गिरी जी पकड़े गए, इन्हें कैद कर लिया गोविंद गिरी को। अब देखो क्वेश्चन मानगढ़ पहाड़ी के इतनी बार आ चुके हैं कि अब कोई संभावना नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा मानगढ़ कांड कहां हुआ था? बांसवाड़ा में। मानगढ़ कांड कौन से आंदोलन के दौरान हुआ? तो भगत आंदोलन के दौरान नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बार आ चुके। आएगा तो आपको डेट पूछी जाएगी ये वाली, आजकल जो पूछी जा रही है। अब क्वेश्चन कहां से आ रहा है? एक तो जाति, गोविंद गिरी जाति कौन सी बताई? बंजारा। गांव बांसिया। आंदोलन का केंद्र कौन सा गांव है? बेड़सा गांव। समसभा कब बनी? 1883। भगत पंथ कब बना? 1911। सरस्वती जी से मुलाकात कहां हुई? सरस्वती जी राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। पहले कब आए? कहां है? पहली बार करौली। दोबारा कब आए? 1881। कहां है? भरतपुर। अब क्वेश्चन कहां से आता है? इनको कर लिया गया गिरफ्तार और कैद करके इन्हें अहमदाबाद जेल में। कौन सी जेल में? अब क्वेश्चन यहां से उठाते हैं कि गोविंद गिरी जी को कौन सी जेल में कैद करके कौन सी जेल में केस लाया गया? तो अहमदाबाद। और अहमदाबाद कोर्ट ने इनको सजा सुनाई मृत्युदंड। कौन सी सजा सुनाई भाई?
मृत्युदंड सजा सुनाई लेकिन मृत्यु नहीं दी गई और अहमदाबाद कोर्ट ने मृत्युदंड को बदलकर चेंज करके इसकी सजा कर दी उम्र कैद। इन्हें कैद किया गया था 1913 में, लेकिन ये बताते हैं 1920 में रिहा कर दिया गया। 1920 में रिहा कर दिया गया। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, ये सारी की सारी घटना कौन से कांड के बाद होगी? मानगढ़ कांड। मैंने आपको बताया गोविंद गिरी जी को इस कांड के बाद कैद करके कौन सी जेल में? अहमदाबाद। कौन से कोर्ट में? काय की सजा दी गई पहले, लेकिन अहमदाबाद कोर्ट ने सजा इनकी क्या कर दी? बदल के उम्र कैद। लेकिन 1913 में कैद करके रिहा कर दिया और ये काल के बाद आप किसी भी राजनीतिक दृष्टि से भाग नहीं लेंगे, किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में, इसलिए 1920 में सबको छोड़ छाड़ के चले गए और इनका अंतिम जो समय है वो पूछा जाता सालोद। अंतिम जो समय इन्होंने जो बिताया वो सालोद नाम की जगह पे बिताया और इनके साथ इनके एक शिष्य थे पूंजाधीर जी, ये बताता है, यानी गोविंद गिरी जी के साथ आंदोलन में उनके शिष्य का नाम क्या था? तो पूंजाधीर जी। अब मुझे बताओ इनके खिलाफ कौन सी कोर्ट ने केस चलाया था? अहमदाबाद। पहले सजा क्या थी? मृत्युदंड। बदल के क्या कर दी? कौन से कोर्ट ने? अहमदाबाद कोर्ट ने। फिर इनके बारे में बात करते हैं, रिहा कर दिया गया और इन्होंने अंतिम समय कहां बिताया? सालोद। तो पहला समय, प्रारंभिक समय कहां बिताया इन्होंने? अपने गांव में तो बताएगा, गांव कौन सा था? बासिया। अंतिम समय कहां बिताया? कोर्ट कौन सी है? कांड कौन सा है? डेट कितनी है? कितने भील मरे? सरकारी रिपोर्ट बताती है कितने मरे? 100। बस इतना ही आंदोलन है। आपको याद रखना गुरुजी कौन बताए? राजगीर। राजगीर जी कहां के थे? कोटा बूंदी के। चीजें हैं जो फिक्स हैं और इनके आंदोलन का केंद्र कौन सी जगह बताई? बेरसा डूंगरपुर। चलिए इसको बनाइए एक बार मेरे साथ, कांड करवा देते हैं, कांडी तो पेपर में आ रहे हैं। मानगढ़ कांड है 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। ठीक है, कांड पे पहुंच जाएंगे क्या आप लोग? अगर आपने राजस्थान के सारे कांड सीख लिए तो पेपर में कांड ही आते हैं। मैं करवाता जाऊंगा, तुम सीखते जाना कैसे कहां हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिकों की बारी होगी, ये छोटा टॉपिक था इसलिए बीच में ले लिया हमने। चलेगा? कांड पे पहुंच गए ना सब? अच्छा ऊपर वाले लिख रहे हैं, अभी ऊपर वाले लिख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मानगढ़ कांड में जैसे 1500 भील मरे, ऐसे भारत में कांड हुआ था जलियांवाला कांड। उसमें कितने लोग मरे थे? 379 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, और हमारी कांग्रेस के अनुसार मरने वालों की संख्या थी 1000। इसका मतलब घपला तो है, यहाँ 1500 के 100 बता दिए सरकारी रिपोर्ट में और यहाँ 379, 1000 के कितने बता दिए थे? 379। मानगढ़ कांड की घटना को राजस्थान का जलियांवाला कांड और भारत का दूसरा जलियांवाला कांड कहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहां है? भारत राजस्थान में एक कांड हो रहा है नीमू चाणा, या 156 लोग मरे थे, किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा मैं आपको, और नीमू चाणा कांड में मरे थे 156 लोग, इसको भी जलियांवाला कांड कहते हैं। अब आप ये कहोगे, आपसे पूछा राजस्थान में जलियांवाला कांड किसको कहते हैं? मानगढ़ भी ऑप्शन में, नीमू चाणा भी ऑप्शन में, तब समस्या क्या होगी? इसी चीज को अपने को समझना, एक बार कांड तक पहुंच जाइए। चलेगा? कांड पे पहुंच गए ना? कांड में लिखो, गोविंद गिरी के नेतृत्व में, गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर, गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर सभी भील एकत्रित हुए, सभी भील एकत्रित हुए, जिन पर जिन पर सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने, जिन पर सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी, जिन पर, हाँ अंग्रेज सरकार बोल रहा हूं इसीलिए तो, पुलिस कर्मचारियों द्वारा गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। दोबारा बोलो, गोविंद गिरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए, जिन पर सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने गोलीबारी करवा दी और 1500 भील मारे गए, और 1500 भील मारे गए, मर गए सब। अब बात आती है, यहाँ दो घटनाएं बनेंगी, देखो एक बार, दो घटनाएं बनेंगी। एक तो राजस्थान में नीमू चाणा, नीमू चाणा, अब इस बात को समझना सारे लोग। एक तो नीमू चाणा कांड जो 1925 में हुआ था, और एक कांड है मानगढ़ कांड, मानगढ़ कांड 1913। पहले कौन सा हुआ ये बताऊं दोनों में? मानगढ़ कांड। अब पहले हुआ है तो इसमें मरने वाले थे 156 लोग, इसमें मरने वाले भी लोगों की संख्या कितनी बताई? 1500। इसका मतलब ज्यादा भी काम रहे मानगढ़ कांड में, तो इसको नाम दिया गया था राजस्थान का जलियांवाला कांड या भारत का दूसरा जलियांवाला कांड इसको कहते हैं। लेकिन इसमें इतने लोग मरे तो इसको भी कहा गया, इसके लिए नीमू चाणा के लिए कहा गया। अगर आपसे लाइन आती है कि राजस्थान की कौन सी घटना की तुलना जलियांवाले कांड से करते हैं, तो तुलना तो कौन से की जाती है? नीमू चाणा। तो रियासत नाम का एक समाचार पत्र दिल्ली से निकाला गया, उसमें लाइन बोली गई इस कांड के दौरान कि जलियांवाले कांड की तुलना नीमू चाणा कांड से की जा सकती है, यानी नीमू चाणा कांड की तुलना या जलियांवाले कांड से की जाती है, की जा सकती है। और महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी का एक अखबार था यंग इंडिया, और यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने इसको कहा जलियांवाले कांड से भी बीभत्स बताया, यानी एक तो की गई तुलना, एक बताया गया उससे भी ज्यादा बीभत्स। या तो तुलना पूछे या बीभत्स पूछेगा तो नीमू चाणा है, लेकिन अगर पूछे जलियांवाला कांड ही किसको कहते हैं तो आंसर कहां जाएगा? जलियांवाला कांड इसको नहीं कहते, इससे केवल क्या करते हैं? तुलना, या फिर क्या बताते हैं? बीभत्स। लेकिन जलियांवाला कांड कहते किसको है तो आंसर क्या जाएगा? मानगढ़। दोनों की आपको लाइन समझनी है। ये गांधी जी के द्वारा बीभत्स बताया गया, उसे कहा गया डबल डिस्टिल डायरी, दोहरी डायर सही, डायर का किया हुआ कृत्य दूसरी बार हो रहा है जो नीमू चाणा में हुआ। तो दोनों चीजों को अपने को नोट बना के लिखने दो लाइनों में, क्योंकि पूरी लाइन आपको याद करनी, पूरी लाइन बनानी अपने को। पहला नोट लगाएंगे जस्ट नीचे, पहले नोट में लिखना राजस्थान का जलियांवाला कांड, राजस्थान का जलियांवाला कांड और भारत का दूसरा, और भारत का दूसरा जलियांवाला कांड, राजस्थान का जलियांवाला कांड और भारत का दूसरा जलियांवाला कांड मानगढ़ कांड को कहते हैं, मानगढ़ कांड को कहते हैं। हो जाएगा। दूसरा नोट स्टार लगा के लिखेंगे, क्योंकि अंतर इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है हमें।
दूसरे नोट में लिखना, राजस्थान में नीमू चाणा कांड की तुलना, राजस्थान में नीमू चाणा कांड की घटना की तुलना जलियांवाले कांड से की जाती है, की तुलना राजस्थान में नीमू चाणा कांड की तुलना जलियांवाले कांड से की जाती है। और गांधी जी ने और गांधी जी ने और गांधी जी ने नीमू चाणा कांड को और गांधी जी ने नीमू चाणा कांड को जलियांवाले कांड से भी बीभत्स बताया। बीभत्स देख के लिख लेना, बीभत्स बताया, ये रहा, बीभत्स बताया। हो जाएगा सबका। अब मुझे सारे लोग ये बताओ, मानगढ़ कांड में पकड़े गए गोविंद गिरी जी को कौन सी जेल में ले जाया गया? कोर्ट कौन सा था? क्या सजा सुनाई? बाद में क्या कर दिया? छोड़ कर दिया 1920 में, 7 साल बाद छोड़ दिया। उन्होंने अंतिम समय कहां बताया? अपना सालोद गुजरात में। कहां बताया था? तो ये अपने को लाइन लास्ट की याद रखनी है, विशेष इंपोर्टेंट है। तो अगली लाइन बनाएंगे, लास्ट अगली लाइन बनाइए। गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके, गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद कोर्ट में मृत्युदंड की सजा दी गई, मृत्युदंड की सजा दी गई। लेकिन बाद में उसे उम्र कैद कर दिया गया। लास्ट लाइन बनाएंगे, लास्ट लाइन बनाएंगे, लास्ट लाइन में लिखना, 7 साल की सजा के बाद, 7 साल की सजा के बाद गोविंद गिरी को 1920 में रिहा कर दिया, 1920 में रिहा कर दिया। जिन्होंने अपना अंतिम समय सालोद गुजरात में बिताया, जिन्होंने अपना अंतिम समय सालोद गुजरात में बिताया, सालोद गुजरात में बिताया अंतिम समय। तो फिक्स 4-5 चीजें मैंने आपको बार-बार बताई, इसमें 4-5 चीजें याद करनी है। जन्म बस या गांव, जाति बंजारा, गुरु कौन है? राजगीर, मुलाकात किससे हुई? सरस्वती जी से। कहां हुई? उदयपुर में। प्रेरित होकर क्या बनाई? समसभा। कब बने? 1800। आरपी व्यास कहता कब बने? 1905 में। पंथ की स्थापना कब की? 1911 में। क्या नाम दिया गया? भगत पंथ। क्या नाम दिया गया? आंदोलन का केंद्र कौन सा बनाया? बेड़सा गांव, डूंगरपुर। और पाड़ी कौन सी है? मानगढ़ पाड़ी। जेल कौन सी है? अहमदाबाद। कोर्ट कौन सा है? पहले सजा कौन सी है? मृत्युदंड। बाद में कौन सी है? रिहा कब किया गया? 1920 में। अंतिम समय कहां बताया? सालोद गुजरात में। ये फिनिश हो गया गोविंद गिरी। अब कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं इसमें, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन बनते हैं और फिक्स क्वेश्चन अपने को याद करने। मानगढ़ कांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। अब इसके बाद जो बात आएगी वो बात आएगी एक ही आंदोलन। थोड़ा इंपोर्टेंट है इससे ज्यादा, एक ही आंदोलन। देखिए एक बार, एक ही आंदोलन में क्या करना है, थोड़ा इंपोर्टेंट है इससे ज्यादा। एक ही आंदोलन। देखो बीलों की समस्या क्या है, पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं बीलों की समस्या क्या है। ये राजस्थान है भाई, पतंगाकार, ये राजस्थान है पतंगाकार। और ये वाला जो इलाका है, ये वाला बागड़ क्षेत्र, इस बागड़ क्षेत्र में भील है। अब भील जनजाति है मान लो, तो भील जनजाति कुछ ना कुछ तो काम करेंगे अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो प्रारंभ में क्या होता था? भील जनजाति का काम क्या था? राजा की मदद करना। मेवाड़ का जो राजा है उसकी मदद करना युद्ध में। अब युद्ध होते थे तो युद्ध में राजा इनको निमंत्रण देता था, बदले में पैसे भी देता था कि मेरी तरफ से लड़िए। तो इनकम का स्रोत था, नौकरी थी, सेना में भर्ती हो जाओ, राजा के जाके पैसे आएंगे। लेकिन बाद क्या हुआ? युद्ध में इसलिए की जरूरत नहीं पड़ी कि राजस्थान में एंट्री हो गई मराठों की, और मराठों की लूटपाट, मराठों की लूटपाट स्टार्ट हो गई राजस्थान में। और मराठों की लूटपाट से तंग आ गए सारे के सारे राजा, और मराठों से छुटकारा पाने के लिए सारे राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली। किनसे संधि कर ली? अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि करने का क्या टारगेट है? अंग्रेजों से संधि करना है, यानी अंग्रेजों ने एक प्रपोजल दिया राजाओं को कि आपको अगर कोई समस्या है तो अंग्रेज आपको किराए पर सेना देंगे लड़ने के लिए, आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं, हम आपको युद्ध के लिए सेना यहां से जनरेट करके देंगे, हम आपको बदले में आपसे क्या लेंगे? केवल किराया, रेंट लेंगे। तो राजाओं को लगा हम क्यों जाए मराठों से लड़ने, क्योंकि युद्ध में जाने का जिंदा बच के आए कोई कंफर्म थोड़ी है, तो क्यों रिस्क लें, हम किराए पर क्या लेंगे? सेना। अब इन्हें सेना, राजा को सेना की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि किराए पर कौन दे रहे हैं? अंग्रेज। जब किराए पर सेना मिल रही है, सेना की जरूरत ही नहीं है, युद्ध में खुद को जाना ही नहीं है, युद्ध में नहीं जाना है, तो क्या सेना तैयार करेंगे अपनी पर्सनल? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेना को रहना खाना सैलरी सब देनी पड़ेगी। लेकिन या तो युद्ध हो तब इनको पत्र लिख दो, किराए पर सेना मिल जाएगी, जिसके कारण भील हो गए बेरोजगार। भील क्या हो गए भाई? बेरोजगार हो गए। इसके अलावा भील मानते थे जंगलों पर एकाधिकार, जंगलों पर एकाधिकार मानते थे भील, या लकड़ी काटना, खेती करना, सब कुछ, महुआ की शराब, महुआ के पेड़ से शराब बनाना, ये एकाधिकार है, ये भीलों का एकाधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। सरकार ने क्या किया? इनके सारे के सारे यानी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है, या कृषि करने पर प्रतिबंध है। हाँ, महुआ की शराब आप बना सकते हो, ये काम छोड़ा तो भील और बेरोजगार हो गए, सेना में भर्ती नहीं होंगे, बेरोजगार हो गए, यहाँ भी बेरोजगार हो गए। अब भीलों के दो काम और थे, एक तो था बुलाई कर, वो अपने जिस गांव में रहते थे वहां बुलाई कर लेते थे। बुलाई कर क्या होता था? जैसे कोई गांव में कोई नया व्यक्ति आया, किसी के घर आ रहा है, वो पहली बार आया, उसे घर का पता नहीं है, तो गांव वालों से पूछता ना घर का कि भाई इस नाम का व्यक्ति का घर कहां है। तो भील क्या करते थे? रास्ते में भील वहां बैठे रहते थे, एक चौकी बनाकर, कोई नया व्यक्ति आएगा तो नए व्यक्ति को पूरा एड्रेस बताते थे कि इधर जाना है, ऐसे जाना है। तो नए व्यक्तियों को मार्ग बताने का जो काम था वो करते थे, एक चौकी बनाकर रहते थे गांव के बाहर, जिसके बदले में वो कर लेते थे गांव से, तो गांव के लोग ने मिलकर कर देते थे, गांव में कर लेते थे। तो ये बताते, इसको कहते मार्ग बताने का बुलाई कर। इसके बाद एक लेते थे चौकीदारी कर। चौकीदारी कर क्या है भाई? गांव के प्रत्येक गांव में एक भील रहता था जो उसकी पहरेदारी करता था, सुरक्षा करने के लिए नियुक्त रहता था, गेट पर पहरेदारी करता था। तो ये सुरक्षा कर हो गया, ये सुरक्षा कर भी भील लेते थे। लेकिन सरकार ने बुलाई कर समाप्त कर दिया, चौकीदारी कर समाप्त कर दिया। अब भील बेरोजगार हो गए, बिल्कुल। भील पहले तो काय में जाया करते थे पैसों के बदले युद्ध में, लेकिन मराठों के कारण अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि। अब युद्ध की कोई जरूरत नहीं, बेरोजगार। फिर जंगलों में क्या समझते थे? एकाधिकार, कृषि करते थे, लकड़ी काटते थे, अपनी आजीविका चलाते। इन पर एकाधिकार खत्म कर दिया तो भील क्या हो गए? बेरोजगार। फिर ये गांव में कौन सा कर वसूलते थे और कौन सा कर वसूलते थे? दोनों समाप्त कर दिया तो भील बिल्कुल क्या हो गए? बेरोजगार। जिसके बाद भीलों के पास एक ही रास्ता बचा, लूटपाट, चोरी। ये करो, शॉर्टकट काम करो, अच्छा पैसा कमाओ।
अब ये अच्छा काम बचा तो चोरी लूटपाट करने लगे और इनकी समस्या को देखते देखते इन्होंने सरकार ने इन पर कर बढ़ा दिए। कर बढ़ा दिए तो कर देने से भी इन्होंने मना कर दिया, कहां से है ही नहीं है, खेती-बाड़ी नहीं करे। तो जो सामंत थे इनकी जमीनों को हड़पने लगे, करो नहीं देने पर इनका शोषण करने लगे, मारपीट करने लगे, गांव-गांव में इनके घर जलाने लगे, मारपीट करने लगे। तो भील उत्तेजित हो गए। भीलों की इस समस्या को देखकर एक सामने आने वाला व्यक्ति मोतीलाल तेजावत। कौन थे भाई? और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा भील पहले एकता स्थापित करो, पहले क्या बताओ, एकता, भाईचारा बढ़ाओ। एकता और भाईचारा जितना ज्यादा होगा तो इतने ज्यादा इकट्ठे होंगे, आंदोलन उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। और एकता बढ़ाने के कारण इस आंदोलन का नाम क्या दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? अब मैं आपसे कहूं भीलों के इस आंदोलन का कारण क्या था, ये बता दो आप। भीलों का आपने क्या निष्कर्ष निकाला इसमें? भील क्या हो गए थे? बेरोजगार। क्या हो गए? बेरोजगार। ऊपर से सामंतों का शोषण, लागबाग प्रथा और अतिरिक्त करों की कर दी गई थी वृद्धि, जो भील देने में असमर्थ थे क्योंकि उनपे हो ही नहीं रहा था उत्पादन, और ना देने के कारण उन्होंने आंदोलन कर दिया। और उनका नेतृत्व करता कौन था? मोतीलाल तेजावत। तो यहां से अपना पहला पॉइंट ये बनता है, इस आंदोलन का नेतृत्व करता, मेरे साथ बनाएंगे थोड़ी देर, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। तेजावत जी का जो जन्म है भाई, पहले करवा देते हैं डाउनलोडिंग, देखो। कोलियारी गांव, कोलियारी गांव उदयपुर में। क्या आपको पता है कोलियारी गांव क्यों प्रसिद्ध है? कोलियारी गांव इसलिए प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने यही शरण ली और यहां अपना इलाज करवाया था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान। और यहां जन्म किनका हुआ है? मोतीलाल तेजावत का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जाएगा? इनकी जाति, और इनकी जाति थी भाई ओसवाल, ओसवाल जाति। अब आरएस प्री में क्वेश्चन क्या पूछा गया है पिछले वाले में कि आप ये बताओ, जो इनका गांव है ना, वो गांव किस ठिकाने में आता था? कौन से ठिकाने में आता था? जहां नौकरी करते थे, तो उस ठिकाने में ये कामदार थे, नौकरी करते थे, तो इनका ठिकाना कौन सा था जिसमें इनका गांव आता था? तो झाड़ुल। ये क्वेश्चन प्री में इस बार पूछा गया है। इनका ठिकाना लगता था झाड़ुल। झाड़ुल कौन से जिले में? उदयपुर। झाड़ुल ठिकाना उदयपुर। अब अपन वापस आ सकते हैं। मैं आपसे कहूं आंदोलन का कारण बताओ आप। भीलों ने आंदोलन क्यों किया? अतिरिक्त कर बढ़ाना, इसके अलावा लाग बाग बैठ प्रथा। अब लाग बाग और बैठ प्रथा मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो मैंने आपसे लिख दिया है लाग और बाग। लाग होता है अतिरिक्त कर, इमरजेंसी लगाकर आप अतिरिक्त कर वसूलते हो किसानों से, वो अतिरिक्त कर वसूलने का जो नियम होता है सरकार में, वो लाग होता है। बाग होता है, बाग को कहते हैं बेगार, बिना पैसों के काम करवाना, यानी बदले में कुछ नहीं देंगे, काम करवाएंगे, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर, यानी बदले में कुछ नहीं देंगे। तो सामंत जो होते थे, जो जागीरदार होते थे, वो अपने घरों में छोटे मोटे काम, भैंसों को पानी पिलाना, पशु को चारा डालना, पशु की देखभाल करना, छोटे मोटे काम करवाते थे, बदले में कुछ नहीं देते थे, पूरे पूरे दिन बिजी रखते थे। तो बिना पैसों के जो काम करवाना, वो प्रथा क्या कहलाती है? बेगार। इसका मतलब लोगों का टाइम पूरा यूज ले रहे, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे, वो तानाशाही होगी, उसके खिलाफ आंदोलन है। तो आंदोलन का अगर मैं कारण बताऊं कि आंदोलन का कारण क्या था, तो ये देखिए आंदोलन का कारण, सामंती शोषण, लागबाग प्रथा, सामंती शोषण, लागबाग प्रथा, बैठ बेगार प्रथा के खिलाफ। दो कर बताए थे मैंने, बुलाई कर और दूसरा बताओ चौकीदारी कर, बताए थे क्या? बिल्कुल बनाएंगे इनको। बुलाई कर को लेकर अगर मैं बात करूं भाई, बदले भील कर लेते थे, और भील सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा कर लेते थे। लेकिन दोनों करों पे सरकार ने क्या लगा दी? रोक। सरकार ने रोक लगा दी और भील बेरोजगार हो गए। भील इस दौरान बेरोजगार हो गए थे। ये कंडीशन अपनी बनती है। तो मैंने लॉजिक इसलिए लिखवाया कि आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुलाई कर कई बार पेपर में आ जाता है, चौकीदार कई बार पेपर में आ जाता है कि चौकीदारी कर किसे कहते हैं, बुलाई कर किसे कहते हैं। तो शब्दावली विशेष मायने रखती है। प्रशासनिक क्वेश्चन जब आते हैं, प्रशासनिक टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी भी कहते हैं। ये नाम बहुत फेमस है, आगे अपन बात करेंगे। इनके द्वारा क्या किया गया? आंदोलन स्टार्ट करने से पहले पहले भीलों को इकट्ठा किया गया, और भीलों को इकट्ठा करके इन्होंने घोषणा की कि पहले हम समस्या रखेंगे। हो सकता है राणा जानता ही नहीं हो सकता है मेवाड़ के शासक को पता ही नहीं हो, सरकार को पता ही नहीं हो भील क्यों समस्या में है या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? सारे भीलों को इकट्ठा किया। इन्होंने कहा कि आप सरकार से क्या चाहते हो? तो भीलों ने इकट्ठे होकर समस्या सुना दी, साहब हम पे ये चीजें व्यवस्थित हैं जिनको चुका नहीं पा रहे, इनमें हम समर्थ नहीं है। ठीक है, तो समस्या लिख लीजिए आप, कितनी समस्या है। तो भील जो थे उन्होंने मीटिंग करके 21 मांगे, कितनी मांग, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी मांगे लिखी? 21 शिकायतों का एक पत्र तैयार किया गया, इसमें 21 मांग लिखी गई, 21 मांग। और 21 मांगे लिखने के बाद ये लोग आगे पिछोला झील पर, पिछोला झील पे इकट्ठे हुए। पिछोला झील पर 7 से 8 हजार भील मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकत्रित हुए पिछोला झील पर। और इन्होंने प्लान किया कि 21 मांगों को राणा के समक्ष पेश करेंगे सामने। तो 21 मांगों को पेश किया तो राणा ने पहले तो मिलने से मना कर दिया, बाद में मिले तो इन्होंने 21 मांगों का सुना कि स्थितियां गंभीर हो रही हैं, आप इन मांगों को मानो। तो इन्होंने वन संपदा, बैठ बेगार, बैठ बेगार और सुअर, यानी जंगली सुअरों की जो 3 मांग थी, इन्हें मानने से मना कर दिया। बाकी 18 मांगे मान ली। कितनी मांगे स्वीकार कर ली? कितनी स्वीकार नहीं की? 3 स्वीकार नहीं की। लेकिन मोतीलाल तेजावत ने कहा हमें 21 की 21 मांग स्वीकार चाहिए, हमें 21 की 21 मांग स्वीकृति चाहिए। लेकिन राणा ने मना कर दिया, जिसके कारण मोतीलाल तेजावत आंदोलन का आह्वान करके कि ये मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। और ये जो लाइन थी 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था, इसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। इसका नाम देते हैं कौन सी पुकार भाई? मेवाड़ की पुकार। तो ये भी ध्यान रखेंगे 21 सूत्री यानी 21 मांगे लिखकर जो पत्र पेश किया गया था तेजावत जी द्वारा, उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। लेकिन पुकार नहीं सुनी गई। इसके खिलाफ ये बताते हैं 1921 में मात्र कुंडिया, रासमी चित्तौड़गढ़ से आंदोलन स्टार्ट किया।
रासमी चित्तौड़गढ़ से आंदोलन किया गया था स्टार्ट, जो किसके नेतृत्व में किया गया था? मोतीलाल तेजावत। मैं आपसे कहूं आंदोलन का नाम क्या है, नेतृत्वकर्ता कौन है, जन्म कौन सा है भाई? अरे कौन सा है, किसका गांव है, किसका गांव है? कोलियारी गांव। और क्यों प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने यहाँ शरण लिया और अपना इलाज करवाया। जाति कौन सी है? अरे कौन सी है? ठिकाना कौन सा? आंदोलन का कारण क्या है? सामंती शोषण, लाग बाग बैठ बेगार। कितने कर समाप्त कर दिए? 2। पहला कर कौन सा, दूसरा कौन सा? सरकार ने समाप्त कर दिया। किन किन इनकम का स्रोत था? बिलों का। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने कितनी मांगे तैयार की? किस झील पे इकट्ठे हुए? कितने बिल इकट्ठे हुए और कितनी मांगे पेश की? 21 मांगों को क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। कितनी मांगे स्वीकार नहीं की? स्वीकार नहीं की। कौन कौन सी? वन संपदा, बैठ बेगार, जंगली सुअर। और इसी कारण 1921 में कहां से आंदोलन स्टार्ट कर दिया? मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़। ऊपर वाला बना लो एक बार। तो यहां से अपना चलेगा पॉइंट। मोतीलाल जी ने के नेतृत्व में भील पिछोला झील पर एकत्रित हुए और 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ राणा को सौंपा। रुको रुको, बहुत फास्ट आया था, जिसमें राणा ने कितनी मांगे स्वीकार नहीं की? वेरी गुड, 3 मांगे। उनमें एक तो आ जाएगी वन संपदा, बैठ बेकार और सुअरों की मांग। अस्वीकार कर दिया। मोतीलाल तेजावत को कहते हैं आदिवासियों का मसीहा बाबूजी। मसीहा या बाबूजी। मुझे पूछ लो, ये अस्वीकार कर दी को सौंपा जिसमें राणा ने 3 मांगे, वन संपदा, बैठ बेगार और सुअरों की मांग अस्वीकार कर दी। बैठ बेगार है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त कर, यानी खेत है, जमीन है, जमीनों पर जबरदस्ती कर वसूलते थे, यानी कि जितनी क्षमता नहीं है क्षमता से ज्यादा टैक्स को अचानक से लगाना, तो अतिरिक्त कर वसूलना जबरदस्ती हुई। बैठ बेगार यानी देना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती बैठ रहे हैं, वहां घर जा रहे हैं, जबरदस्ती मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बैठ बेगार थी। तो सामंत जागीर नहीं है, वो पूरी सरकार के दिन आ रहे हैं, चित्तौड़ सरकार के दिन मेवाड़ फतेह सिंह उसमें राजा था। झाड़ोल था, झाड़ोल यानी ठिकाना इतना बड़ा नहीं था कि वो जागीरदार नियुक्त करिए, एक ग्रुप होता था, ग्रुप मान लेता था, ऐसे नहीं फिक्स एक व्यक्ति की यहाँ ठिकानेदार था। राणा के दिन आता था, वहां तो टैक्स वसूले जाते रहते थे सामंत। हाँ, स्पेशलिटी नहीं है। ये आप ध्यान रखोगे मोतीलाल तेजावत को हमने नाम क्या दिया था? आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी। बन गया? एक नोट लगाओ नीचे, नोट में लिखना 21 सूत्रीय मांग पत्र को 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार, 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। आंदोलन कौन सा ये बताओ? ये चलाया किसने भाई? किनका आंदोलन है? बिलों का। किनका आंदोलन है? बिलों का। कितने किसान, कितने भील इकट्ठे हुए पिछोला झील पे, क्या लेकर गए? मांग। कितनी मांगी थी? किसके पास लेकर गए? राणा के पास। नेतृत्व कौन कर रहा था? सरकार। इन्होंने मांगी रखी, कितनी मांगे स्वीकार नहीं की? स्वीकार कितनी की फिर? 18। लेकिन इनको स्वीकार पूरी की पूरी करवानी थी, जिसके कारण आंदोलन शुरू हुआ और इन 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की क्या कहा गया है? पुकार। तो आंदोलन की शुरुआत इन्होंने मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से कर दी 1921 से। आंदोलन शुरू हुआ 1921 में मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, रासमी चित्तौड़गढ़ से। अब यह क्रम को देखेंगे सारे लोग, आगे देखेंगे आंदोलन स्टार्ट हो गया नहीं हुआ ये बताओ? क्यों हुआ? एक और चीज बताओ। एक तो मेन जो कारण है वो है बैठ बेगार सामंती प्रथा। 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा लेकिन स्वीकार नहीं किया। आंदोलन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने फोकस किया कि शायद 21 सूत्रीय मांग पत्र को मान ले, नहीं माना गया तो जगदीश मंदिर से भी इनकी घोषणा कर दी गई और आंदोलन की शुरुआत का जगह कहां से मानेंगे? मात्र कुंडिया। अब इन्होंने मोतीलाल तेजावत जी ने क्या किया? एक जगह पे एक बड़ी पंचायत बुलाई बिलों की, नीमड़ा। नीमड़ा वर्तमान में जगह पड़ती है गुजरात में। कहां पड़ती है भाई? अब सारे लोग देखेंगे नीमड़ा में एक सभा आयोजित की बिलों की, और ये सभा हुई थी 1921 में। कब आयोजित हुई भाई? किनकी सभा है? किस आंदोलन के दौरान है? एक ही। नेतृत्वकर्ता कौन है? मोतीलाल तेजावत। और यहाँ वही मानगढ़ कांड की तरह सरकार के कर्मचारी आ गए और इन्होंने यहाँ क्या करवा दी भाई? गोलीबारी। और यहाँ मरने वाले बिलों की संख्या कितनी थी? 1200 बिल। कितने बिल मारे गए? लेकिन यहाँ मोतीलाल तेजावत को पकड़ नहीं पाए। मोतीलाल तेजावत यहाँ से पलायन करके और एक गांव में शरण ली इन्होंने, पोल गांव। और पोलगांव है सिरोही में, और यहाँ इन्होंने आंदोलन कर दिया और यहाँ इन्होंने 2000 बिल एकत्रित कर दिए। 2000 बिल एकत्रित किए, लेकिन सरकार के कर्मचारी पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गए और यहाँ भी 22 बिल मारे गए। 22 बिल मारे गए। ये गुजरात की सीमा में प्रवेश कर गए। थोड़े दिन के लिए फिर वापस आए, फिर सुरई को इन्होंने टारगेट बनाया तो सुरई के ग्रासी और बिल दोनों मिक्स हो गए। तो एक जगह है छोचर नाम की जगह, वहां इन्होंने आंदोलन का केंद्र बनाया, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं कर पाए। इसलिए गांधी जी ने आदेश दिया मोतीलाल तेजावत जी को कि आप हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण करते हैं। तो गांधी जी के कहने पर
गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने बताया जाता है 1929 में एक जगह है खेड़ ब्रह्म, एक जगह है खेड़ ब्रह्म गुजरात में। कहां स्थित है भाई खेड़ ब्रह्म जगह? यहां आत्मसमर्पण कर दिया, गिरफ्तारी दे दी अपनी, आत्मसमर्पण किया। अब चीजों को देखो आप, मैंने आपसे कहा मोतीलाल तेजावत जी ने विलोक सभा का आयोजन कहां किया है भाई? नीमड़ा गांव में। कब की बात है? यहां क्या करवा दी गई? कितने भील मरे? तेजावत जी कहां चले गए? पोलगांव कहां है? कितने भील एकत्रित किए? यहां भी कितने मारे गए? गांधी जी के कहने पर 1929 में गिरफ्तारी कहां दे दी? तो मैं आपसे कहूं इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कहां किया था? खेड़ ब्रह्म गुजरात में। और इन्होंने लेकिन इनको रिहा कर दिया गया था 1936 में। 1936 में इनको क्या कर दिया गया भाई? रिहा। लेकिन मुझे बता सकते हो कि गोविंद गिरी ने अंतिम समय कहां बिताया था? सालूद। और इनका अंतिम समय, इन्होंने जो अंतिम समय अपना बिताया वो काम्बिया गांव है। अंतिम समय बिताया, और अंतिम समय बिताया था काम्बिया गांव। और काम्बिया गांव है गुजरात में, काम्बिया गांव है गुजरात में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अपनी पूरी की पूरी बात कहां से आएगी भाई? ये आएगी एक ही आंदोलन से। करने वाला कौन है? गांव कौन सा है भाई? जाति कौन सी है? ठिकाना कौन सा है? कारण क्या देखो, सामंती शोषण, लागबाग, बैठ बेगार। कर कौन सा? कर कौन सा है? इसको सरकार ने क्या कर दिया? समाप्त। बिल क्या हो गए? बेरोजगार। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कितने बिल इकट्ठे हुए? कौन सी डील पे? कितनी मांगी लेकर गए? किसके पास गए? लेकिन राणा ने कितनी मांगे नहीं मानी? 3। कितनी मान ली? जिसके कारण आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से। कब स्टार्ट हुआ? 1900। कौन से गांव में इकट्ठे हुए? कब इकट्ठे हुए? क्या करवा दी गई? कितने बिल मरे? फिर कहां शरण ली? कितने इकट्ठे किए? कितने मारे गए? गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण कहां किया? खेड़ ब्रह्म में। कब किया? 1900। रिहा कब कर दिया गया? 1900। और अंतिम समय कहां बताया? काम्बिया गांव गुजरात में। फिनिश। कौन सा आंदोलन? एक ही। मैंने क्या कहा था, छोटा टॉपिक है इसलिए इतनी जल्दी फिनिश हो गया, बाकी सारे टॉपिक में आपको बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो आगे चलेंगे, आगे चले तो कांड डालो, निमड़ा कांड। 21 दिसंबर में आंदोलन हुआ, 5-6 महीने का, 4-5 महीने का, क्योंकि सारे लोग भगत आंदोलन से प्रेरित थे पहले से, कि भगत आंदोलन में तो बिलो का ही था, पहले से प्रेरित थे लोग। और मानगढ़ कांड बड़ा कांड था, तो कांड डालेंगे निमड़ा कांड। निमड़ा कांड, निमड़ा कांड गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे। निमड़ा जगह कहां है? गुजरात में। चले कांड में, कांड में लिखना, तेजावत जी के नेतृत्व में, तेजावत जी के नेतृत्व में निमड़ा गांव, कोष्ट में गुजरात, निमड़ा गांव कोष्ट में गुजरात में भीलों की, में भीलों की सभा आयोजित की गई, भीलों की सभा आयोजित की गई, जिस पर सरकार के कर्मचारियों ने, सरकार के कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी, सरकार के कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी, और 1200 भील मारे गए। वहां कितने मरे थे मानगढ़ में? 1500। यहां 1200 भील मारे गए, 1200 भील मारे गए। नेक्स्ट लिखेंगे, तेजावत जी ने, कौन सा गांव बताया था मैंने शुरू में? पोलगांव। तेजावत जी ने पोलगांव, कोष्टक में सिरोही, कोष्टक बंद भी करना है, पोलगांव सिरोही में 2000 व्हील एकत्रित किए, एकत्रित किए, जहां गोलीबारी से 22 व्हील मारे गए, गोलीबारी से 22 व्हील मारे गए। अब 2-3 लाइनें नोट में बना के लिखेंगे, नोट लगाएंगे। पहले नोट में लिखना, पहले नोट में लिखना, तेजावत जी ने 1929 में, तेजावत जी ने 1929 में गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर खेड़ ब्रह्म गुजरात, गांधी जी के कहने पर खेड़ ब्रह्म गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया। यानी इन्हें पकड़ा कहां से गया था? खेड़ ब्रह्म गुजरात से। और 1936 में इन्हें रिहा कर दिया, 1936 में इन्हें रिहा कर दिया, रिहा कर दिया। अब बताओ अंतिम समय इन्होंने कहां बताया था? काम्बिया गांव। कौन सा गांव बताया था मैंने? तो मोतीलाल तेजावत का अंतिम समय काम्बिया गांव में, और अगर मैं बात करूं गोविंद गिरी का अंतिम समय सालोद में, दोनों गुजरात में। तो इसको विशेष नोट लगा के बनाएंगे। तेजावत जी ने अपना अंतिम समय काम्बिया गांव गुजरात में बताया था, काम्बिया गांव गुजरात में बताया था। तो तेजावत जी ने अपना अंतिम समय कहां बताया भाई? काम्बिया गांव गुजरात में। ये पूरा छोटा टॉपिक था, मैंने बताया छोटा टॉपिक इसलिए फिनिश हो गया। अब बड़े बड़े टॉपिक की बारी है। मॉडर्न हिस्ट्री में अब ये ध्यान रखना, जैसे टॉपिक में फिर से 6 से 7 क्वेश्चन ही बनते हैं पूरे टॉपिक में से, जिन्हें पढ़ने लायक है। इसलिए अपने को टाइम कम है, टाइम कम के अकॉर्डिंग अपने को फैक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि अपन प्री पास कर सके। तो इसलिए फैक्ट में 2-3 चीजें को अपने को उठानी है, गिरी से, भगत आंदोलन से, और 2-3 चीज कहां से उठानी है? एक ही आंदोलन से। एक याद करना है कौन सा? बुलाई कर। एक याद करना है कौन सा? चौकीदारी कर। कौन सा करे? एक नीम का थाना में मीणाओं की सभा याद करनी है, लिखाई थी मैंने। किसके नेतृत्व में की गई थी? मुनि मगन सागर। उनके गुरुजी का क्या नाम था? मुनि मगन सागर। मीणा सुधार समिति कब बनाई गई थी? 1924 में। उसके बाद मीणा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति 1944 में बनाई गई थी। पंचायत अखिल भारतीय मीणा सभा का आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली में 1942 में। और अगर मैं बात करूं यहां को लेकर, तो गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? भगत आंदोलन। इसमें फिक्स है कि गोविंद गिरी जी के गुरु का क्या नाम बताया था मैंने? राजगिरी। कहां के थे वो? कोटा बुद्धि के। भगत एक गोविंद गिरी जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? बासिया गांव। जाति कौन सी बताई थी? जाति कौन सी बताई? बंजारा। इन ये प्रभावित किससे थे? सरस्वती जी से। और सरस्वती जी के कहने पर उन्होंने कौन सी सभा बनाई? कब बनाई? 1800। भगत पंथ कब बनाया था? 1911 में। कब बनाया भाई? कांड कौन सा हुआ? मानगढ़ कांड। मानगढ़ कांड में कितने भील मरे? कब हुआ मानगढ़ कांड? 17 नवंबर 1913। गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया कौन सी जेल में? अहमदाबाद। कोर्ट कौन सा? पहले सजा कौन सी? फिर कौन सी? रिहा कब कर दिया गया? 1920 में। अंतिम समय कहां बताया? सालोद में। एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? मोतीलाल तेजावत जी का गांव कौन सा? कोलियारी। जाति कौन सी? ओसवाल। जाति कौन सी? ठिकाना कौन सा?
जारूर आंदोलन कौन सा? एक ही आंदोलन। क्यों हुआ? भेंट बेकार, सामंती शोषण और लागवाद के खिलाफ। इसके अलावा इन्होंने कितनी मांगे पेश की थी? इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की। मेवाड़ की मान ली गई थी क्या? कितनी मानी थी? कितनी नहीं मानी? कौन सी चीज पे इकट्ठे हुए थे? कितने बिल इकट्ठे हुए? किनके नेतृत्व में इकट्ठे हुए? क्या मांगे मानी गई थी क्या? कितनी नहीं मानी गई? कौन कौन सी? भेंट बेकार, वन संपदा और सुअरों की मांग। इसलिए हमने आंदोलन कहां से किया? मात्र कुटिया राजवी चित्तौड़गढ़ से। कांड कौन सा हुआ? निमरा। अरे कौन सा कांड है? कितने बिल मरे? कितने मरे? तेजाबाजी सिरोही के कौन से गांव में चले गए? पुलगांव। कितने बिल इकट्ठे हुए? 2000। कितने बिल मरे? 22। कितने मरे? किसके कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया? कहां आत्मसमर्पण किया? खेड़ ब्रह्मा गुजरात में। यहाँ कब कर दिया गया? 1936 में। अंतिम समय कहां बताया? काम्बिया गांव गुजरात। अंतिम समय कहां बताया? काम्बिया गांव गुजरात। इसको बंद कर देना। हो गया? हाँ।